गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तैमूर राणा को भारत लाना मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक सफलता है। एक निजी टीवी चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी कि तैमूर राणा पर भारतीय अदालत में मुकदमा चलेगा। अमित शाह की टिप्पणी तैमूर राणा को आज विशेष विमान से भारत लाए जाने की खबरों के बीच आई है। गृहमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर नागरिकता संशोधन कानून पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए उनकी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने देश में अफवाह फैलाई कि सीएए लागू होने से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि सीएए लागू होने के बाद से एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई है। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन ने देश को गुमराह किया और इस मुद्दे पर हिंसा भड़काई। उन्होंने राहुल गांधी पर संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर न बोलने के लिए भी सवाल उठाया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उपयोगकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए नए आधार कानून को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के साथ जोड़ा जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि अब आधार कानून बनाया गया था तो कानूनी ढांचे में कई कमियां थी, लेकिन उनको दूर कर दिया गया है। श्री वैष्णव ने आधार कानून के आधुनिक संस्करण पर बल देते हुए कहा कि मौजूदा सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने पर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे वाराणसी में 3,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पहली बार आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी सौंपेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आनंदपुर धाम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल स्लोवाकिया में राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और साझा वैश्विक तथा क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर चर्चा की। भारत और ब्रिटेन ने वित्तीय सेवा क्षेत्र, फिनटेक तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत और ब्रिटेन के बीच कल लंदन में 13वीं आर्थिक तथा वित्तीय वार्ता हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन की वित्त मंत्री रेचल रीव्स के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ उच्च स्तरीय बातचीत की। दोनों पक्षों ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने पर बल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज चीन को छोड़कर सभी देशों के लिए पारस्परिक आयात शुल्क पर 90 दिन तक रोक लगाने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ये 90 दिवसीय विराम पारस्परिक और 10% टैरिफ पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि वे अपनी टैरिफ योजना के हिस्से के रूप में 90 दिवसीय विराम को अधिकृत कर रहे हैं, लेकिन चीन के लिए टैरिफ दर को तुरंत प्रभाव से बढ़ाकर 125% कर रहे हैं। उधर चीन ने अमेरिका से आयातित सभी वस्तुओं पर 84% टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुछ पारस्परिक शुल्कों पर रोक लगाने की घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में बड़ी तेजी देखी गई। इस कदम से निवेशकों की आशंकाओं को शांत करने में मदद मिली है, जिसके कारण पिछले सप्ताह बाजारों में भारी गिरावट देखी गई थी। 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। ये जैन समुदाय के सर्वाधिक पवित्र दिनों में से एक है। भगवान महावीर के अनुयायी आज के दिन प्रार्थनाओं का मंत्रोच्चार तथा प्रसाद वितरण कर रहे हैं। इस दिन शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। लद्दाख में आज से लेह और करगिल क्षेत्र के विभिन्न खुबानी उत्पादक क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वोत्तर में मेघालय के चिरी महोत्सव से प्रेरित होकर लद्दाख ने भारत के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2 साल पहले खुबानी महोत्सव की शुरुआत की थी। विश्व होम्योपैथी दिवस आज मनाया जा रहा है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा प्रणाली है। होम्योपैथी स्वास्थ्य सेवा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपनी प्राकृतिक पद्धतियों के लिए आकर्षित करती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के विभिन्न पत्रकार संगठनों को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कानून आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुंबई में कल मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून से किसी पत्रकार या आम नागरिक को कोई परेशानी नहीं होगी और न ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ जीत की शुरुआत की है। अभिषेक वर्मा, ऋषभ यादव और ओजस देवताली की टीम ने कल अमेरिका के आर्मेंडेल में कांस्य पदक के लिए हुए मैच में डेनमार्क को हराया। तीरंदाजी विश्व कप में कई देशों में आयोजित 4 चरण शामिल हैं। इनमें आर्मेंडेल चरण का समापन रविवार को होगा। इधर इंडियन प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 58 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। उधर निशानेबाजी में भारत की
आर्य बोरसे और रुद्राक्ष पाटिल ने कल अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आईएसएसएफ विश्व कप में मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 7 पदक हासिल कर चुका है। तालिका में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। रेपो रेट में इस साल की दूसरी कटौती के ऐलान को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की स्थिति है, किसका बोझ घटेगा, कर्ज लेना भी किफायती होगा। दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, पंजाब केसरी के शब्द हैं, ऑटो और होम लोन होगा सस्ता, कम होगी ईएमआई। दैनिक भास्कर की खबर है, यूपीआई से लेन देन की लिमिट बढ़ाने और बार बार केवाईसी से मिलेगी राहत। इकोनॉमिक टाइम्स और वीर अर्जुन के अनुसार लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, आगे भी हो सकती है कटौती। अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून और राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ट्रंप के टैरिफ से 90 दिन की राहत, जवाबी कार्रवाई न करने वाले देशों को छूट। जनसत्ता, दैनिक भास्कर और देशबंधु की खबर है, 70 साल बाद भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, आतंकी तहबुलाना को लाया जा रहा है भारत, कई राज खुलेंगे। हरिभूमि ने विदेश मंत्री का ये बयान प्रकाशित किया है, भारत अब किसी के सामने नहीं झुकेगा, हर चुनौती का जवाब देगा। जनसत्ता के अनुसार गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। राजस्थान पत्रिका की यह खबर ध्यान आकृष्ट करती है, भारत में हर 5वें व्यक्ति में विटामिन डी की कमी।